Welcome to Molecule. Hello everyone, today we will discuss previous year's question on early development in C. elegans. तो आज हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस जो आए हुए हैं अर्ली डेवलपमेंट इन सी एलिगेंस पे। अर्ली डेवलपमेंट इन सी एलिगेंस पे मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, आप वहाँ से वो वीडियो देख सकते हैं। तो आज हम PYQ डिस्कस करेंगे एक्सप्लेनेशन के साथ। पहला क्वेश्चन है हमारा जो जून 2011 में पूछा गया था। ड्यूरिंग अर्ली क्लीवेज C. elegans embryos, each asymmetrical division produces one founder cell, which produces differentiated descendants and one stem cell. तो ये कह रहे हैं कि अर्ली क्लीवेज के दौरान C. elegans में asymmetrical divisions होते हैं जिसमें एक फाउंडर सेल बनता है और एक स्टेम सेल बनता है, ये बात हम जानते हैं, ठीक है। द वेरी फर्स्ट सेल डिवीजन प्रोड्यूसेस one anterior founder cell, namely AB, and one posterior stem cell, namely P1. When these blastomeres are experimentally separated and allowed to proceed further development, one could get the following possible outcomes. तो ये कह रहे हैं कि ये asymmetrical division करके एक founder cell बनाता है और एक stem cell बनाता है। जो पहला division होता है उसके अंदर founder cell AB बनता है और posterior cell P1 बनता है। अब ये कह रहे हैं अगर इन ब्लास्टोमेर्स को हम एक्सपेरिमेंटली सेपरेट कर दें और फिर इसका डेवलपमेंट कराएं तो क्या उसके पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं। तो अब देख सकते हैं P1 सेल वुड डेवलप ऑटोनॉमसली वाइल द AB वुड शो कंडीशनल डेवलपमेंट। ये बात बिल्कुल सही है। फाउंडर सेल जो होते हैं वो कंडीशनल दिखाते हैं, बाकी आपके जो स्टेम सेल होते हैं वो ऑटोनॉमस स्पेसिफिकेशन दिखाते हैं। बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। P1 सेल शो कंडीशनल डेवलपमेंट, ये गलत हो जाएगा, ठीक है, ये गलत है। बोथ शो ऑटोनॉमस स्पेसिफिकेशन एंड रिजल्ट इन मोजाइक डेवलपमेंट, ये भी गलत है। बोथ शो कंडीशनल स्पेसिफिकेशन एंड रिजल्ट इन रेगुलेटिव डेवलपमेंट, ये भी गलत है। याद रखिए फाउंडर सेल जो होता है वो आपका कंडीशनल स्पेसिफिकेशन दिखाता है और ऑटोनॉमस कौन दिखाता है, आपका स्टेम सेल, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, तो आंसर है 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एट द 2 सेल स्टेज ऑफ C. elegans डेवलपमेंट the blastomeres were experimentally separated and allowed to proceed in development. One of the blastomere P1 developed generating all types of cells it would normally make, while the other blastomere AB made only a fraction of the cells type it would normally make. The following conclusion could be drawn. अब इन्हीं ने कहा जो 2 सेल स्टेज होती है C. elegans डेवलपमेंट की ब्लास्टोमेर की, उनको हम फिर से यहाँ पे एक्सपेरिमेंटली सेपरेट कर दें और फिर डेवलपमेंट कराएं। और उसमें एक ब्लास्टोमेर जो P1 है वो डेवलप करता है सारे सेल्स जो वो नॉर्मली बनाता है, और AB क्या करता है, स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ सेल्स बनाता है और पूरे सेल्स नहीं बना पाता। अब इसके क्या कंक्लूजन निकल सकते हैं ये देखते हैं। स्टेटमेंट दी है। पहली स्टेटमेंट है द डिटर्मिनेशन ऑफ बोथ P1 एंड AB वॉज ऑटोनॉमस। अगर ऑटोनॉमस होता तो दोनों में डेवलप हो जाता, ये रॉन्ग है, ठीक है। अगर ऑटोनॉमस होता तो आइसोलेशन में भी सब पूरे सेल्स बनाते। नेक्स्ट देखते हैं, द डिटर्मिनेशन ऑफ बोथ P1 एंड AB वॉज कंडीशनल। अब ये भी गलत है। अब एक को हमने जिसको आइसोलेशन में रखा है वो नॉर्मली सारे सेल्स कैसे प्रोड्यूस कर रहा है, तो इसका मतलब ये ऑटोनॉमस है एक, ठीक है। सी है आपकी द डिटर्मिनेशन ऑफ P1 वॉज ऑटोनॉमस एंड AB वॉज कंडीशनल। ये बात सही है क्योंकि P1 को आइसोलेशन में सारे बना रहा था और AB सब नहीं बना पा रहा था, इसका मतलब AB जो था वो कंडीशनल स्पेसिफिकेशन शो कर रहा था। Both asymmetrical division and the cell-cell interaction specify cell fate in early development। ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। तो आपका कौन सा सही है, C सही है, D सही है, तो C एंड D, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4th। यहां पे आप ये देख सकते हैं कि ये जब साथ में थे दोनों, ठीक है, तो इन्हीं ने नॉर्मल डेवलपमेंट शो किया और जब AB को अलग कर दिया तो स्मॉल फ्रैक्शन सेल्स बनाए, P1 ने अपने पूरे बनाए। तो यहाँ पे फाउंडर सेल जो था आपका वो कंडीशनल शो कर रहा था और P1 स्टेम सेल जो था वो ऑटोनॉमस शो कर रहा था। ये वीडियो में मैंने डीपली डिस्कस किया है, आप वीडियो ज़रूर देखिएगा, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो दिसंबर 2018 में पूछा गया था। द ज़ाइगोट ऑफ C. elegans exhibit rotational cleavage when the first 2 blastomeres form P1 and AB are experimentally separated, द फॉलोइंग आउटकम्स में बी पॉसिबल। अब ये भी यहाँ पे क्या कर रहे हैं, P1 और AB को फिर सेपरेट कर रहे हैं, तो क्या होगा अब इसका पॉसिबल आउटकम, ये देखते हैं। अब स्टेटमेंट दी है, P1 cell in isolation generate all the cells it would normally make
शोइंग ऑटोनॉमस स्पेसिफिकेशन। ये बात बिल्कुल सही है। अभी पीछे देखा हमने कि P1 को जब आइसोलेशन में रख रहे थे तो सारे सेल्स बना रहा था वो। फिर बी में क्या कह रहा है, P1 इन आइसोलेशन जनरेट ऑल द सेल इट नॉर्मली मेक शोइंग कंडीशनल। अगर कंडीशनल होता तो वो आइसोलेशन में कभी सारे सेल्स ना बनाता, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट। अब सी में क्या है, ए बी सेल इन आइसोलेशन जनरेट्स अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ सेल्स टाइप इट वुड नॉर्मली मेक शोइंग कंडीशनल स्पेसिफिकेशन। ये बात बिल्कुल सही है, वो स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ सेल्स ही बना रहे थे और इसी वजह से ये क्या थी, कंडीशनल स्पेसिफिकेशन थी। अभी दिखाया भी मैंने पीछे। और ए बी सेल इन आइसोलेशन जनरेट अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ सेल टाइप्स इट वुड नॉर्मली मेक शोइंग ऑटोनॉमस स्पेसिफिकेशन। ये बात गलत है। अगर ऑटोनॉमस होती तो वो सारे सेल बना लेता, भले आइसोलेशन में आप उसको रख दिए। तो ए एंड सी जो है स्टेटमेंट करेक्ट हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, जो दिसंबर 2014 में पूछा गया था। अ 2 cell embryo is made of blastomeres A and B. If the 2 blastomeres are experimentally separated, the A blastomere generates all the cell it would normally make. However, the B blastomere in isolation makes only a small fraction of cells it would normally make. Based on the above observations only, which of the following conclusion is correct? अब इन्होंने बताया कि आइसोलेशन में जो ए था, ए आइसोलेशन में था और सारे सेल बना रहा था। इसका मतलब जो ए जब आइसोलेशन में सारे सेल्स बना रहा है तो ये कैसा हुआ, ऑटोनॉमस, ऑटोनॉमस हुआ। और बी जो है स्मॉल फ्रैक्शन बना रहा है, इसका मतलब इसमें कैसा हुआ, कंडीशनल। और सी एलिगेंस के बेसिस पे बात की जाए तो ये हमारा स्टेम सेल हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा फाउंडर सेल हो जाएगा बी। तो अब देखते हैं क्या ऑप्शंस दिए हैं इन्होंने। ए ब्लास्टोमेर्स इज ऑटोनॉमसली स्पेसिफाइड वाइल बी इज कंडीशनली स्पेसिफाइड। बात बिल्कुल सही है। ए जो है वो ऑटोनॉमस है, आप देख सकते हैं, और बी जो है वो कंडीशनल है। तो फर्स्ट ऑप्शन तो करेक्ट है। उसके अलावा बाकी देख लेते हैं। ए ब्लास्टोमेर्स कंडीशनली स्पेसिफाइड, ये गलत है। अगर कंडीशनल होता तो सारे सेल्स ना बनाता। नेक्स्ट है हमारा डिसेंडेंट्स ऑफ ए ब्लास्टोमेर्स आर ऑटोनॉमसली स्पेसिफाइड, ये भी गलत है। और डिसेंडेंट्स ऑफ बी ब्लास्टोमेर्स कैन बी ईदर ऑटोनॉमसली स्पेसिफाइड और कंडीशनली स्पेसिफाइड, ये भी गलत है। वो कैसे हैं, वो कंडीशनली स्पेसिफाइड है जो डिसेंडेंट्स है, ऑटोनॉमसली कोई नहीं है, ठीक है। इसमें इन्हें ईदर लगा दिया, ऑटोनॉमसली और कंडीशनली, ये भी गलत हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, जो दिसंबर 2017 में पूछा गया था। सी एलिगेंस एम्ब्रियो यूजेस बोथ ऑटोनॉमस एंड कंडीशनल मोड ऑफ स्पेसिफिकेशन। ये भी हमने देखा, दोनों यूज करते हैं, ऑटोनॉमस और कंडीशनल मोड ऑफ स्पेसिफिकेशन। कंडीशनल स्पेसिफिकेशन एट 4 सेल स्टेज। अब यहाँ पे 4 सेल स्टेज है, 2 सेल स्टेज नहीं। कैन बी सीन द डेवलपमेंट ऑफ एंडोडर्मल सेल लीनिएज एंड ऑल्सो इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डॉर्सल वेंट्रल एक्सिस। फॉलोइंग आर फ्यू स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग दिस। 4 सेल स्टेज है, इन्होंने बताया डेवलपमेंट का और स्टेब्लिशमेंट का डॉर्सल वेंट्रल एक्सिस। अब स्टेटमेंट देख लेते हैं जो दिए इन्होंने। ए है आपका, इफ द P2 सेल इज रिमूव एट द अर्ली 4 सेल स्टेज द EMS विल डिवाइड इनटू 2 MS सेल्स एंड नो एंडोडर्मल विल बी मेड। ये बात बिल्कुल सही है। ये स्टेटमेंट करेक्ट इसलिए है कि अगर हम P2 को रिमूव कर देंगे तो ई सेल लिनिएज नहीं बनती है, ठीक है, और कोई एंडोडर्मल सेल नहीं बनेंगे। तो ये बात करेक्ट है और वो दोनों MS सेल में बदल जाएंगे। अगला है, इन POP1 डिफिशिएंट एम्ब्रियोस बोथ EMS डॉटर सेल्स विल बिकम ई सेल्स। ये भी बात बिल्कुल करेक्ट है कि अगर POP1 डिफिशिएंट एम्ब्रियो होगा तो वो MS लीनिएज के बजाय वो ई लीनिएज में चला जाएगा। नेक्स्ट है हमारा सी स्टेटमेंट, व्हेन द पोजीशन ऑफ ABA एंड ABP वाज रिवर्स्ड देयर फेथ गेट रिवर्स्ड एंड नो नॉर्मल एम्ब्रियो फॉर्म। ये गलत बात है। हमने वीडियो में डिस्कस भी किया है, जब ABA और ABP की आप पोजीशन चेंज कर देंगे, सही मारा है, ABA की जगह ABP रख दिए, तब भी वो नॉर्मली डेवलप करेगा। उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न साफ है कि दोनों एक्सप्रेस करते हैं GLP-1 जो कि रिसेप्टर होता है डेल्टा का, और ये दोनों में पाया जाता है और यही सिग्नल लेता है GLP-1 ही सिग्नल लेता है किससे, आपका सेल P2 से, ठीक है। तो P2 सेल से दोनों ही लेते हैं, P2 सेल से। आ रही बात सही में। तो चाहे वो ABA हो या ABP हो, दोनों इक्विवेलेंट सेल्स होते हैं, ये याद रखिएगा। तो अगर इनकी पोजीशन भी चेंज कर देंगे
तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा नॉर्मल डेवलपमेंट पे, तो इसलिए ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई। तो सी रॉन्ग है, तो ये रॉन्ग हो गया, ये रॉन्ग हो गया और ये रॉन्ग हो गया। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। मगर डी स्टेटमेंट भी देख लेते हैं। इन एम्ब्रियोज हुज मदर हैव म्यूटेंट GLP1 ABP इज ट्रांसफॉर्म इनटू ABA सेल। हाँ, इसीलिए ये बात सही है, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। क्यों करेक्ट है? क्यों, अगर GLP का म्यूटेंट हो जाएगा तो वो रिसीव नहीं कर पाएगा जो सिग्नल P2 दे रहा होता है, और जब P2 सिग्नल नहीं रिसीव कर पाएगा P2 का ABP, तो वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा ABA। तो ABA इसीलिए बनता है क्योंकि वो सिग्नल नहीं मिलता उसको P2 स्टेम सेल से। ठीक है, यही रीजन होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। अब नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। ये जून 2023 में पूछा गया है, इसी साल पूछा गया है ये। ठीक है, द फॉलोइंग फिगर्स रिप्रेजेंट द इंटरेक्शन बिटवीन डिफरेंट ब्लास्टोमेर्स इन 4 सेल स्टेज ऑफ C. elegans embryo। अब द फॉलोइंग स्टेटमेंट वर मेड रिगार्डिंग द अबव। अब इन्हें दिखाया जब P2 को इन्हें रिमूव किया तो ये दोनों MS फेट के बने। ठीक है, MS फेट के बने, और जब ये P2 के साथ था तो एक E सेल का बना और एक MS फेट का बना सेल। जब इन्हें मूव कर दिया P2 को, ठीक है, इधर वाल, तो वो इधर वाल देने लगा सिग्नल, तो E फेट वाला ये बन गया अब की बार और MS ये बन गया। ठीक है, यही डायग्राम बता रहा है। द फॉलोइंग स्टेटमेंट वर मेड रिगार्डिंग द अबव। अब इसके लिए कुछ स्टेटमेंट दिए नहीं, उनको देखना है, हमको चेक करना है। पहला है द फेट ऑफ EMS ब्लास्टोमेर इज ऑटोनॉमसली स्पेसिफाइड। ये गलत है। फाउंडर सेल है तो ये कैसी होगी? कंडीशनल होगी इसकी, तो ये गलत हो जाएगी स्टेटमेंट। नेक्स्ट है हमारा द डिफॉल्ट फेट ऑफ EMS ब्लास्टोमेर इज MS सेल लीनिएज। ये बात करेक्ट है। ठीक है, डिफॉल्ट फेट जो होता है वो कैसा होता है? MS सेल लीनिएज। नेक्स्ट स्टेटमेंट है कंडीशनल स्पेसिफिकेशन कैन बी ऑब्जर्व इन द डेवलपमेंट ऑफ E सेल लीनिएज। ये बात भी करेक्ट है बिल्कुल। ठीक है, कंडीशनली स्पेसिफिकेशन देखी जाती है इसके अंदर। यहां पे आप देख सकते हैं, ये वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि यहां पे जो आपका E सेल बनना होता है इसमें कंडीशनली होता है स्पेसिफिकेशन, और यहाँ पे पैराक्राइन सिग्नलिंग चलती है जिसमें P2 सिग्नल देता है, ठीक है, इसको सेल को, और वो चेंज होता है E सेल लीनिएज में, क्योंकि यहाँ पे पॉप का एक प्रोटीन होता है जो इसको इनहिबिट कर रहा होता है। पॉप जीन इनहिबिट कर रही होती है E सेल फेट में जाने से। ये मैंने वीडियो में डिस्कस किया। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। सी डी देखते हैं। एज्यूमिंग दैट अ रिसेप्टर नीड्स टू बी एक्टिवेटेड फॉर ई सेल फेट। ठीक है, रिसेप्टर को एक्टिवेट करना पड़ता है ई सेल फेट के लिए। अ सी एलिगेंस एम्ब्रियो वेयर द रिसेप्टर इज कॉन्स्टिट्यूटिवली एक्टिव। अब इन्होंने एज्यूम किया है कि इसका जो रिसेप्टर है वो कॉन्स्टिट्यूटिवली एक्टिव है, मतलब हर वक्त वो एक्टिव है। इज लाइकली टू डेवलप सेल्स ऑफ ई फेट ओनली इन ऑल 3 अबव केसेस। और क्या नहीं, अगर सारे केसेस में कॉन्स्टिट्यूटिवली एक्टिव कर दें हम इसको, ठीक है, तो सारे के सारे जो सेल्स होंगे वो ई सेल लीनिएज में चले जाएंगे। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि आप देखें, अगर इसको एक्टिव कर दें, इसके रिसेप्टर को, MOM5 को, तो ये सिग्नल देता रहेगा इसको और ये इनहिबिट करता रहेगा POP1 को, और जब ये POP1 को इनहिबिट करता रहेगा तो सब के सब ई सेल लीनिएज में चले जाएंगे। आ रही बात समझ में? और दोनों सेल्स को क्या होगा, सिग्नल एक तरीके से मिल जाएगा और दोनों के दोनों ई सेल में चले जाएंगे लीनिएज में। यही POP1 ही जो होता है वो MS सेल में भेजता है, क्योंकि ये इनहिबिट कर देता है कि ई सेल में ना जाए। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। तो BCD जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। तो अब आंसर क्या होगा हमारा? BCD किस में दी हुई है? 4th वाले में, तो इसका आंसर हो जाएगा 4th। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7, जो सितंबर 2022 में पूछा गया था पहली शिफ्ट में, कि C. elegans embryo uses both autonomous and conditional mode of specification। ये बात हम जानते हैं, ये दोनों यूज करता है, ऑटोनॉमस और कंडीशनल मोड ऑफ स्पेसिफिकेशन। अब कुछ स्टेटमेंट दिए इन्होंने अबाउट द स्पेसिफिकेशन ऑफ सेल लीनिएजेस। पहली स्टेटमेंट है द सिग्नल फ्रॉम P1 ब्लास्टोमेर इंस्ट्रक्ट द EMS सेल फॉर इट्स फर्दर डेवलपमेंट। ये रॉन्ग हो गई स्टेटमेंट। क्यों रॉन्ग हो गई? वो P1 नहीं देता है। कौन देता है? P2 देता है। P1 से तो डिवाइड हो ही के बनता है EMS सेल, तो P1 नहीं होता है, तो ये रॉन्ग हो गई। अब जब A रॉन्ग हो गई तो ये रॉन्ग है और ये रॉन्ग है, बचा हमारे पास सेकेंड और थर्ड, तो C ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाएगी। देख लेते हैं C। इन द एब्सेंस ऑफ POP1 सिग्नल द प्रोस्पेक्टिव MS सेल कैन टेक अप द ई फेट। ये बात बिल्कुल करेक्ट है। अगर POP1 एब्सेंट होगा
तो क्या होगा, वो आसानी से ई सेल फेट में चला जाएगा। तो ये बात करेक्ट हो गई। अब बी स्टेटमेंट देख लेते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ इंस्ट्रक्टिव सिग्नल द ईएमएस सेल विल डिवाइड इनटू 2 एमएस सेल। ये बात बिल्कुल करेक्ट है। अगर इंस्ट्रक्टिव सिग्नल जो इसको P2 से मिलता है वो नहीं मिलेगा तो जो ईएमएस सेल है वो 2 एमएस सेल बना लेगा और ई सेल नहीं बनाएगा। तो बी भी करेक्ट हो गई। अब बी करेक्ट है, सी करेक्ट है, तो आंसर तो हमें पता चल गया कि इसका आंसर सेकेंड होगा। उसके अलावा बाकी डी स्टेटमेंट भी देख लेते हैं। मॉम टू प्रोटीन फ्रॉम ब्लास्टोमेयर नेबरिंग द ईएमएस सेल इंस्ट्रक्ट द डिवाइडिंग ईएमएस सेल टू टेक अप एमएस फेट। ये रॉन्ग हो गया। क्यों रॉन्ग हो गया? वो इंस्ट्रक्ट करता है कि ई सेल फेट ले, ठीक है, वो ई फेट में भेजता है ना कि एमएस फेट में। तो ये रॉन्ग है स्टेटमेंट, ठीक है, डी रॉन्ग हो गया। तो डी रॉन्ग हो गया तो बी और सी करेक्ट है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? सेकेंड। तो आंसर क्या है? आंसर है सेकेंड। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 जो दिसंबर 2013 में पूछा गया था। ग्रेडियंट ऑफ मॉर्फोजेंस डिटरमाइन द फ्यूचर डॉर्सल वेंट्रल एंड एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस ऑफ द डेवलपिंग एम्ब्रियो इन मैनी ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, हाउ इज द इंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस डेवलप इन सी एलिगेंस। तो ये कह रहे हैं मॉर्फोजेन ग्रेडियंट जो होता है वही डिटरमाइन करता है फ्यूचर डॉर्सल वेंट्रल और एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस बहुत से ऑर्गेनिजम्स में, मगर ये सी एलिगेंस में किस तरीके से डेवलप होता है एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस। तो कैसे डेवलप होता है? तो कैसे होता है? स्पर्म एंट्री लीड्स टू रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द साइटोस्केलेटन एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरली पैक्ड पार प्रोटीन्स विच इन टर्न डिटरमाइन द एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस। यही बात सही है। जो प्रो न्यूक्लियस का पोजीशन होती है एट फर्टिलाइजेशन और कहाँ पे साइटोस्केलेटन रीऑर्गेनाइज करते हैं वहीं पर इसकी पोजीशन पाई जाती है पोस्टीरियर की, और वहीं से पता चलता है एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस। ठीक है, तो आप ये डायग्राम में भी देख सकते हैं। ये वीडियो में मैंने बताया था कैसे एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस का फॉर्मेशन होता है। वो डिसीजन लिया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ स्पर्म प्रोन्यूक्लियस एट फर्टिलाइजेशन, क्योंकि स्पर्म के न्यूक्लियस के साथ स्पर्म सेंट्रोजोम्स होते हैं और वो ऑर्गेनाइज करते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स जो कि डिस्ट्रीब्यूशन में मदद करते हैं पार प्रोटीन्स का, और इसी से एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस का फॉर्मेशन होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं। आफ्टर फर्टिलाइजेशन बीटा कैटनिन गेट लोकलाइज इनटू द न्यूक्लियस ऑफ द फ्यूचर एंटीरियर सेल्स। ये रॉन्ग है, बीटा कैटनिन का रोल नहीं होता इसके अंदर, वो उसमें होता है आपके फ्रॉग के डेवलपमेंट में। नेक्स्ट हमारा प्री ग्रेन्यूल्स आर लोकलाइज इन अ वे कंसिस्टेंट विद अ रोल एज अ मॉर्फोजेनेटिक डिटरमिनेंट एंड एक्ट थ्रू ट्रांसलेशनल रेगुलेशन टू इनिशिएट एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस। ये भी रॉन्ग है, पी ग्रेन्यूल्स भी काम नहीं करते। नेक्स्ट है हमारा ऑप्शन 4 द लोकलाइजेशन ऑफ द मैटरनली एक्सप्रेस्ड पॉलीपेप्टाइड स्किन वन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस। ये भी रॉन्ग है। स्किन वन इसके लिए थोड़ी ना चाहिए होता है, वो तो ईएमएस के सेल्स के फेट जो होते हैं एमएस फेट या ई फेट में भेजता है और उसको एक्टिवेट करता है। तो फोर्थ भी रॉन्ग है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9 जो नवंबर 2020 में पूछा गया था और ये फर्स्ट शिफ्ट का है। इन सी एलिगेंस द स्किन वन प्रोटीन कंट्रोल्स द फेट ऑफ द ईएमएस ब्लास्टोमेयर। ये भी बताया मैंने पीछे, स्किन वन प्रोटीन जो होता है यही फेट डिसाइड करता है ईएमएस ब्लास्टोमेयर का, विच जनरेट्स द पोस्टीरियर फेरिंग्स विद रेफरेंस टू द अबव विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। अब देखिए इनकरेक्ट बताना है, तो इसमें इनकरेक्ट कौन सी है? द एमएस ब्लास्टोमेयर इज एबल टू जनरेट फेरेंजियल टिश्यूज इवन इन आइसोलेशन। तो ये सही बात है, हमें मगर इनकरेक्ट ढूंढना है, क्योंकि एमएस को अगर आइसोलेशन में भी रखा जाए तब भी वो फेरेंजियल टिश्यूज बनाता है। नेक्स्ट है हमारा एम्ब्रियोज फ्रॉम स्किन वन डिफिशिएंट मदर्स लैक बोथ फेरेंजियल मेसोडर्म एंड एंडोडर्म डेरिवेटिव्स ऑफ ईएमएस। ये वाला भी सही बात कह रहा है कि स्किन वन ही नहीं होगा तो वो ईएमएस फेट बनाएगा ही नहीं, और ना ही फेरेंजियल मेसोडर्म का फॉर्मेशन होगा, ना एंडोडर्म बनेगी। तो ये वाले ऑप्शन में ये स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है हमारा एम्ब्रियोज विच आर स्किन वन नल म्यूटेंट्स विल ऑलवेज मेक एक्स्ट्रा हाइपोडर्मल स्किन एंड बॉडी वॉल टिश्यूज। ये गलत है, वो एक्स्ट्रा हाइपोडर्मल स्किन एंड बॉडी वॉल टिश्यूज नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो ये ऑप्शन
जो है वो इनकरेक्ट है और हमें इनकरेक्ट ही ढूंढना था, तो आंसर 3 हो जाएगा। बाकी फोर्थ भी देख लेते हैं। स्किन 1 एक्टिवेट्स मेट ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर हुज लेवल ऑफ एक्टिविटी कंट्रोल्स द फेट ऑफ ईएमएस लीनिएज। ये बात सही है, अभी बताया हमने। तो स्किन 1 जो होता है वही एक्टिवेट करता है मेट ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को और वही कंट्रोल करता है ईएमएस लीनिएज को। तो ये बात मैंने वीडियो में भी डिस्कस की थी, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो हमें एक रॉन्ग स्टेटमेंट ढूंढनी थी, इनकरेक्ट ढूंढनी थी, तो वो थर्ड है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, जो जून 2023 में इसी साल पूछा गया था सेकेंड शिफ्ट में, और ये डायरेक्ट क्वेश्चन था। साइटोस्केलेटन डिपेंडेंट मोटर प्रोटीन्स आर क्रिटिकल फॉर द मूवमेंट ऑफ सेलुलर ऑर्गेनल्स इन एनिमल सेल्स। ये बात पता है। साइटोस्केलेटन डिपेंडेंट मोटर प्रोटीन्स होते हैं, वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं मूवमेंट के लिए सेलुलर ऑर्गेनल्स के, ठीक है। इन द फर्टिलाइज एग ऑफ सी एलिगेंस once the polarity has been established, the maternal nucleus migrates towards the parental nucleus, which eventually leads to fusion of the two pronuclei. तो ये कह रहे हैं फर्टिलाइज एग में जैसे ही पोलैरिटी स्टेब्लिश होती है तो मैटरनल न्यूक्लियस जो होता है वो माइग्रेट करने लगता है टुवर्ड्स द पैटर्नल न्यूक्लियस और वहीं पे फ्यूजन होता है प्रोन्यूक्लियाई का। अब ये कह रहे हैं व्हाट मॉलिक्यूलर मोटर्स इज लाइकली टू बी डायरेक्टली इन्वॉल्व इन न्यूक्लियर माइग्रेशन। तो ये न्यूक्लियस मैटरनल न्यूक्लियस है, इधर माइग्रेट करेगा और ये माइक्रोट्यूब्यूल जो हैं यहाँ पे इनकी क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा, तो इधर नेगेटिव चार्ज होगा और ये इधर मूव करेगा, इससे फ्यूज करेगा, तो टुवर्ड्स द नेगेटिव एंड ये मूव कर रहा है। तो ये कौन मोटर इन्वॉल्व होता है इसके अंदर? जो नेगेटिव एंड की तरफ मूवमेंट कराता है, तो वो होता है डाइनिन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर 3 हो जाएगा। तो ये सिंपल क्वेश्चन था जो डायरेक्टली पूछा गया था, तो इसका आंसर है 3। तो आज हमने प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन डिस्कस कर लिए सारे जो आए हुए थे अर्ली डेवलपमेंट इन सी एलिगेंस पे। अगर आपने वीडियो वो नहीं देखी है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप देख सकते हैं वहाँ से। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं वुल्वा फॉर्मेशन के बारे में बात करूँगा, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उस पर भी काफ़ी सवाल आए हैं CSIR नेट एग्ज़ाम में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू। Please like, share and subscribe.